देखिए, ये विश्लेषण किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, पांगिन विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को समझना। वहां के लोग कौन हैं, उनकी जमीन कैसी है और उनकी उम्मीदें क्या हैं। हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाने के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसकी खूबसूरत वादियों में बसा पांगिन सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये उम्मीदों और चुनौतियों का एक जीता जागता घर है। और देखिए, किसी भी जगह की सेवा करने का पहला नियम है कि आप वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के लोगों को समझें, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी आवाज़ क्या कह रही है। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। इस सफ़र में हमारे 6 पड़ाव होंगे। पहले हम पांगिन की आत्मा को समझेंगे, फिर जनता के फैसले को डिकोड करेंगे, इसके बाद वहां के बदलते राजनीतिक मौसम पर नजर डालेंगे, फिर शासन के लिए एक ठोस खाका तैयार करेंगे और देखेंगे कि कैसे पॉलिसी को जमीन पर उतारा जाए, और आखिर में बात करेंगे विश्वास का रास्ता बनाने की। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, पांगिन की आत्मा को समझना। क्योंकि देखिए, कोई भी रणनीति तभी कामयाब होती है जब उसकी नींव उस जगह की असलियत पर रखी गई हो। तो पांगिन है क्या? ये अरुणाचल के सियांग जिले में एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ की लगभग 99% आबादी गालो जनजाति की है। ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, और ये अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट का हिस्सा है। इन बातों से एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सब कुछ आदिवासी पहचान और खेती से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज है जो पांगिन को बहुत अलग बनाती है, वो है यहाँ की साक्षरता दर। सोचिए, 2011 में ही पांगिन गांव की लिटरेसी रेट 77.8% थी, जो कि राज्य के औसत 65.4% से कहीं ज्यादा थी। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ का वोटर पढ़ा लिखा है, जागरूक है और वो मुद्दों की तह तक जाने की क्षमता रखता है। वो सिर्फ नारों पर नहीं, काम पर वोट देता है। आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन असल कहानी तो लोगों की जुबान से पता चलती है ना? अगर आप पांगिन के किसी आम इंसान से बात करेंगे तो शायद कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। हर साल मॉनसून आता है और हमारी सड़कें बहा ले जाता है। बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंग तो है, पर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। बस यही हमारी असलियत है। ये एक आवाज पूरे इलाके की सबसे बड़ी दिक्कतों को सामने रख देती है। तो अगर हम इन शिकायतों को एक एक करके देखें, सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें जो हर मॉनसून में गायब हो जाती हैं। फिर है शिक्षा, स्कूल हैं, टीचर नदारत। पर्यावरण की चिंता भी है, लोग सियांग नदी पर बड़े बांध नहीं चाहते। इसके साथ साथ जंगली हाथियों से फसलों का नुकसान और खेती के अलावा रोजगार की भारी कमी। और इन सब के ऊपर अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के खोने का डर। ठीक है, तो हमने जमीन की बात की, लोगों की समस्याओं की बात की, अब बात करते हैं उनके फैसले की। देखिए, चुनावी आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, ये लोगों की सामूहिक आवाज होते हैं। वो हमें बताते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है यहां का वोटर टर्नआउट। 2019 में 86.62% और 2024 में ये बढ़कर 90.29% हो गया। जरा सोचिए, ये असाधारण है। इसका मतलब है कि पेंगिन के लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं और वो लोकतंत्र में पूरी तरह से शामिल होते हैं। और ऐसा नहीं कि वोटर्स कम हो रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। 2019 में यहां 13,045 मतदाता थे। 2024 तक की संख्या बढ़कर 14,239 हो गई। यानी ये एक डायनामिक क्षेत्र है जहां हर चुनाव में नए युवा वोटर्स जुड़ रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उस नंबर पर जो पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत का मार्जिन था 20.18%। अब याद कीजिए, 2019 में ये मार्जिन 35.86% था। जीत के अंतर में ये भारी गिरावट, ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। ये साफ बताता है कि वोटरों का मूड बदल रहा है, कहीं ना कहीं कोई असंतोष है। और जानते हैं, हमारे संवैधानिक ढांचे में हर नागरिक की गरिमा, उसकी आवाज सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि गवर्नेंस पारदर्शी हो और लीडर्स जवाबदेह हों। पांगिन के लोग जब 90% की तादाद में वोट करते हैं तो वो असल में इसी जवाबदेही की मांग कर रहे होते हैं। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पांगिन के राजनीतिक मौसम को समझना होगा, क्योंकि आज की हकीकत की जड़ें हमेशा अतीत में होती हैं।
इस टाइमलाइन को देखिए। एक लंबा दौर था 1995 से 2014 तक, जब पांगिन कांग्रेस का एक मजबूत किला माना जाता था। फिर 2014 में कांग्रेस जीती तो सही, पर सिर्फ 5.5% के मार्जिन से। ये खतरे की पहली घंटी थी। और तब आया 2019, एक राजनीतिक भूकंप। बीजेपी ने 35% से भी ज्यादा के मार्जिन से सीट जीती। 2024 में बीजेपी ने सीट बचा ली, लेकिन जैसा हमने देखा, मार्जिन काफी कम हो गया। ये टेबल कहानी को और साफ कर देती है। 2019 में बीजेपी को लगभग 68% वोट मिले थे, एक तरफा जीत। लेकिन सिर्फ 5 साल में 2024 में उनका वोट शेयर घटकर 58% पे आ गया और जीत का अंतर लगभग आधा हो गया। ये नंबर्स साफ साफ एक बात कह रहे हैं, पांगिन का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वो परफॉर्मेंस देखता है, मुद्दे देखता है और फिर फैसला लेता है। तो सवाल यह है कि जो कांग्रेस कभी यहां इतनी मजबूत थी, वो आज इस हाल में क्यों है? देखिए, अतीत में उनकी ताकत थी गालो समुदाय से गहरा जुड़ाव, एक मजबूत जमीनी नेटवर्क और एक बड़ी पार्टी होने की विरासत। लेकिन आज उनके पास कोई विधायक नहीं है, कोई नया बड़ा चेहरा नहीं है और संगठन के पास संसाधनों की भी कमी है। तो हमने समस्या को समझ लिया, इतिहास को देख लिया। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या है? अब हम शासन के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश करेंगे जो किसी भी पार्टी के लिए लोगों का विश्वास जीतने का जरिया बन सकता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 स्तंभों वाली रणनीति कहते हैं। पहला स्तंभ सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी गौरव। दूसरा ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोगों की पहली जरूरत है। तीसरा पर्यावरण और जमीन के अधिकार, जो उनकी पहचान से जुड़े हैं। और चौथा, जो भविष्य की कुंजी है, डिजिटल और युवा आउटरीच। अब इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक खास तरह के लीडर की जरूरत होगी। वो कौन हो सकता है? वो गालो समुदाय का हो, उम्र 30 से 50 के बीच, उसे जमीनी प्रशासन का अनुभव हो और छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो। गालों और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानता हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और सबसे जरूरी, अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। और जब हम डिजिटल और सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी हमें यही याद दिलाता है कि भरोसा तब बनता है जब हम लोगों की जानकारी को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हम उन्हें आमने सामने देते हैं। चलिए, अब इस ब्लूप्रिंट को और ठोस बनाते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि वो काम जो असल में जमीन पर दिखें। कैसे हम पॉलिसी को तरक्की में बदल सकते हैं जो लोगों की शिकायतों का सीधा जवाब दे। कुछ काम तुरंत करने वाले हैं। याद है, हमने सड़कों की बात की थी। उसके लिए तुरंत सेंट्रल रोड फंड से मदद मांगनी चाहिए। शिक्षा के लिए केंद्र की योजनाओं के तहत एक तय समय में टीचरों की भर्ती करनी होगी। खेती के लिए जंगली जानवरों से परेशान किसानों के लिए स्पेशल सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। और इन सबको एक कहानी में पिरोना होगा, आपकी आवाज हमारा वादा। तो हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। सब कुछ समेटते हुए, पांगिन के लिए विश्वास का रास्ता आखिर है क्या? तो सवाल फिर वही है, अगर कोई लीडर सच में दिल से पांगिन के लोगों की सेवा करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? देखिए, भविष्य वहीं बनेगा जहां जमीन का भरोसा और आज की टेक्नोलॉजी का साथ होगा। जहां लोगों की शिकायतों को सिर्फ सुना नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें एक जन केंद्रित प्रगति के मैंडेट में बदला जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, ये लोगों का भरोसा जीतने और उसे हर हाल में बनाए रखने की है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।